तो इससे पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। अगर हम पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, अगर ये बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है r है, तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r²। और चूंकि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं कि जैसे दो पॉइंट चार्ज अलग अलग डिस्टेंस पर थोड़े डिस्टेंस पर रखते हैं तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से होता है डिस्टेंस के साथ। ये चार्ज जैसे हमारा Q1 है जो कि क्या है पॉजिटिव है, और ये चार्ज एक Q2 लेते हैं, यहाँ पे ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बार हम Q1 को एक्सिस मानते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक एक्सिस जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं। अब हम Q2 को भी सेंटर पर मान के और एक और हम एक्सिस यहाँ पे बना देते हैं। अब क्या होता है कि हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर वाला डायरेक्शन हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और चूंकि एक्सिस पर जो हम दिखाए हैं वो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या दिखाए हैं पॉजिटिव दिखाए हैं। तो अब अगर हम इस रीजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q1 क्या है पॉजिटिव है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। मान लेते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। अगर Q2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो Q2 के कारण भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसको हम मान लेते हैं क्या है E2 है। अब देखिए अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों वेक्टर क्या है सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। ठीक है, ई नेट जो होगा वो E1 प्लस E2 होगा, यानी कि ये क्या होगा दोनों एक दूसरे को एडअप कर रहे हैं, ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ही आ रहा है और इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकालेंगे वो डिस्टेंस के साथ कैसा आएगा इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इनवर्सली रिलेटेड आएगा, तो वो कुछ इस तरह का क्या बन जाएगा ग्राफ बन जाएगा। चूंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर R की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। अगर R की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो ये कैसा होगा इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। उसी तरह अब हम इस रीजन में अगर देखते हैं, इस रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो Q1 के कारण कैसा होगा इधर की तरफ होगा E1। अगर Q2 के कारण देखें तो ये भी पॉजिटिव है तो इसके कारण भी कैसा होगा इधर की तरफ होगा E2। अगर हम इधर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो क्या है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कभी भी जीरो नहीं आएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं रहे सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा एडअप होगा तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। और ये कैसा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, तो यानी कि ओवरऑल इस रीजन में अगर हम कहीं पे भी रखते हैं, जैसे यहाँ पे भी हम रखते हैं तब पर भी नेट इधर ही आएगा, अगर इधर चले जाते हैं तब पर भी नेट हमारा इधर ही आएगा। तो ओवरऑल जो है इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव साइड। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम यहाँ पे नेगेटिव कैसे दिखाएंगे, ऊपर तो हमने पॉजिटिव दिखा दिया है तो नीचे जो है हमारा कैसा होगा नेगेटिव होगा और डिस्टेंस के साथ वो इस तरह से वेरी करेगा। अब अगर हम बीच की बात करते हैं, बीच की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए बीच में क्या होगा कि अगर हम हमारा दोनों चार्ज अगर बराबर होता तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो इधर की तरफ होता E2, और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो इधर की तरफ होता E1। यानी कि दोनों वेक्टर क्या है अपोजिट है, तो यहाँ पे दोनों का जो है कैंसिल होने का चांसेस बनता है। अगर दोनों चार्ज अगर सेम रहता, अगर मान लेते हैं कि इफ यदि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q होता, दोनों Q होता, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होता KQ/r²। ठीक है, और चूंकि यहां से अगर ये डिस्टेंस भी A होता और यहां से ये डिस्टेंस भी अगर A होता तो क्या होता दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ जाता और दोनों क्या होता मिड पॉइंट पे क्या जीरो हो जाता।
तो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक मतलब दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। तो मिड पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट पर क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू है मिड पॉइंट, ई नेट का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। अब उससे पहले कैसा होगा वो हमको नहीं पता। अब देखिए ये मिड पॉइंट से जस्ट हम इधर चलते हैं, अगर जस्ट इधर आएंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मिड पॉइंट से हम जस्ट इधर आते हैं तो इसके कारण जो E2 का वैल्यू होगा वो E2 के कारण क्या होगा, इधर होगा, और E1 के कारण जो होगा वो इधर होगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मिड पॉइंट पे 0 था, और यहां से अगर मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर आएंगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे ही बीच का डिस्टेंस कम हुआ तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि E2 का प्रभाव क्या हो जाएगा, इधर ज्यादा होगा। तो अगर हम नेट निकालते हैं तो नेट हमारा क्या होगा, अगर E2 हमारा क्या है, इधर है, और E1 हमारा इधर है, लेकिन दोनों वेक्टर ओवरऑल क्या है, E2 बड़ा है, तो E2 बड़ा है तो हमारा नेट जो है, ई नेट जो है वो इधर की तरफ ही आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। तो इससे पहले अगर हम मिड पॉइंट से पहले की अगर हम कहीं पे भी अगर पॉइंट लेते हैं तो वो कैसा होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यानी कि मिड पॉइंट से पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह का आ रहा है। इस लाइन में टच नहीं होगा, ये लाइन एसिम्प्टोट टाइप होगा। ठीक है, अब देखिए मिड पॉइंट पे इसको क्या होना है, 0 होना है, तो मिड पॉइंट पे ये जाके कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट से ऊपर अब इधर की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमने इधर की तरफ देख लिया। अब मिड पॉइंट से हम इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 क्या होगा, इधर होगा, और E2 के कारण जो होगा तो वो इसके क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो ये E2 इधर होगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इस चार्ज के कारण भी पॉजिटिव है तो इसके कारण भी रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इस चार्ज के कारण जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। अगर डिस्टेंस कम हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस चार्ज के कारण जो ओवरऑल जो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू देखेंगे तो नेट हमारा कैसा होगा, इधर की तरफ आएगा, ई नेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, E1 बड़ा है E2 से, तो ई नेट जो है हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि इससे पहले मिड पॉइंट से यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो इस तरह से हो जाएगा। और मिड पॉइंट पे क्या होना है, 0 होना है, तो मिड पॉइंट पे 0 हो गया, और जैसे ही मिड पॉइंट के जस्ट राइट आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और यहाँ पे आप ये लिख लेना कि ये जो चार्ज Q1 और Q2 क्या है, दोनों बराबर है, तभी यहाँ पे मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब हम देखते हैं कि दोनों चार्ज का वैल्यू क्या ले लेते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। Q1 और Q2 का वैल्यू जो है अलग अलग लेके देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर ले। अब देखिए, अब क्या है, एक चार्ज हमारा प्लस Q है और एक प्लस 4Q है। अब हम यहाँ पे इसके द्वारा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है रिलेशन डिस्टेंस के साथ किस तरह का आता है। एक हमने Q को मिड सेंटर पे रख के एक लाइन हम वर्टिकल ऐसे खींच दिए, और यहाँ पे एक 4Q को सेंटर पे रख के हम मान लेते हैं सेंटर पे है, और एक हम जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह का बना देते हैं। ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया R। अब देखिए, हम सबसे पहले आ जाते हैं इस रीजन में। अगर इस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अगर Q1 1 चार्ज है और ये हमारा 2 चार्ज है, तो इस 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्या है, प्लस 4Q है, तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण कैसा होगा, रिपल्सिव होगा इधर की तरफ। अगर हम Q1 की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण भी कैसा होगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो E1 की वैल्यू भी इधर की तरफ ही आ जाएगा। ओवरऑल अगर हम इधर की डायरेक्शन को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे तो इन दोनों का क्या आएगा, नेट सम जो है कभी भी 0 नहीं आएगा, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 आएगा। और कैसा है, पॉजिटिव है, तो यानी कि ई जो नेट है वो E1 प्लस E2 का क्या है, सम है, E1 प्लस E2 का सम है। और वो इधर की तरफ कहीं पे भी अगर निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए इस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस के साथ कैसा है, इनवर्सली रिलेटेड है, तो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली हो जाएगा।
इस तरह से, ठीक है। अगर हम इस रीजन में अगर बात करते हैं तो इस रीजन में कैसा होगा, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण होगा वो इधर की तरफ होगा, 4Q के कारण जो होगा ये हमारा क्या है E1 हो गया, 4Q के कारण कैसा होगा, 4Q के कारण भी इसी की तरफ होगा E2, ठीक है। ओवरऑल अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर नेट वैल्यू देखोगे तो ये क्या है, नॉन जीरो है और ये नेगेटिव की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर भी निकालो या यहाँ पे निकालो या यहाँ पे निकालो या और भी ज्यादा डिस्टेंस पे निकालो, ओवरऑल जो नेट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो लेफ्ट साइड ही आएगा। तो लेफ्ट साइड आएगा तो ओवरऑल क्या आ रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो वो इस तरह का रिलेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसा होता है, के क्यू चार्ज के साथ आर स्क्वायर होता है, यानी कि डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सारा क्या है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब हम बीच में देखते हैं, बीच में देखिए अगर दोनों चार्ज सेम होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि अगर दोनों चार्ज सेम होता है तो E1 का भी वैल्यू क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, और E2 का भी वैल्यू होता है कितना, के क्यू बटा आर स्क्वायर। बट इस बार ऐसा नहीं है। अब अगर E1 का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो के क्यू बटा आर स्क्वायर अगर है तो E2 का वैल्यू जो देखेंगे तो के 4Q बटा आर स्क्वायर होगा। अगर इसके मिड पॉइंट पे अगर हम रखते हैं तो क्या है, E2 का वैल्यू क्या है, बड़ा है। अब अगर E2 का वैल्यू बड़ा है तो R को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर R हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि E2 चार्ज का जो 2 वाले चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो अगर हम R को इसके रेस्पेक्ट में बढ़ा देते हैं, यानी कि इस 2 चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर ये डिस्टेंस अगर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कहीं मिड पॉइंट से, अगर ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है बीच का, तो इस मिड पॉइंट से कहीं इधर आके क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगा। अब हम लिख सकते हैं कि हियर यहाँ पे ई नेट क्या है, जीरो है। क्यों ई नेट यहाँ पे जीरो है, क्योंकि अब हमारा क्या हो गया, E2 से चार्ज से जो है डिस्टेंस बढ़ गया। तो E2 चार्ज से जैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, E2 की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और E2 की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 बराबर होने की चांसेस होता है। E1 किसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा E1, तो E1 इस चार्ज के द्वारा किधर है, इधर है, और E2 किसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा, तो E2 इस चार्ज के द्वारा इधर है। अब यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, ई नेट यहाँ पे जीरो हो रहा है। अब इससे पहले और इसके बाद की बात करते हैं। अब देखिए इस चार्ज से जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ई नेट क्या है, जीरो है। अब इस चार्ज से पहले अगर हम देखेंगे तो इस चार्ज का क्या होगा, ये चार्ज नजदीक में काफी और इसके नजदीक आ गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 इधर की तरफ है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 इधर की तरफ है। तो ये जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस पॉइंट से अगर इधर की तरफ आते हैं तो इससे और डिस्टेंस कम हो गया, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो और ज्यादा होगा, यानी कि ओवरऑल E1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो ई नेट जो होगा हमारा वो इधर की तरफ होगा, ई नेट तो कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस चार्ज से अगर पहले की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ पे आके क्या होना है, जीरो होना है, यहाँ पे आके जीरो होना है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के, जहां पे इस पॉइंट के इधर बात करते हैं, इस पॉइंट के इधर बात करेंगे तो इस चार्ज से क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो है ऐसा डिस्टेंस था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, नेट जीरो था। अब हम इस पॉइंट से जैसे ही इधर चलेंगे तो इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब E2 है हमारा इधर और E1 है हमारा इधर। अब ई नेट की अगर बात करोगे तो ओवरऑल जो ई नेट होगा वो लेफ्ट साइड आएगा, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नेगेटिव है, और वो डिस्टेंस के साथ इस तरह से रिलेटेड होगा। यानी कि इस बार यही होगा कि ई नेट जो है वो मिड पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। जिस चार्ज की वैल्यू कम है उस चार्ज की तरफ क्या होगा, ई नेट जीरो होगा। तो देखिए यही एक क्या है, कॉन्सेप्ट निकल के आया कि कैसा कैसा ग्राफ जो है, अगर हम चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं तो ग्राफ किस तरह से चेंज होता है। आई होप आपको ये क्या होगा, समझ में आया होगा। इस तरह के और भी आप क्वेश्चन लेके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे -Q, यहाँ पे भी -Q रख के कर सकते हैं, तो उस तरह से चेक कर सकते हैं। या फिर और मैग्नीट्यूड आप चार्ज का चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे +Q है, यहाँ पे -4Q रख सकते हैं, उस तरह से वेरिएशन देख सकते हैं। आप खुद से जितना ज्यादा करोगे ना, आपको क्या होगा, समझ में ये आएगा। तो अब हम जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहले आप इसको नोट कर ले, उसके बाद हम बताते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो हमारा तीन तरह का होता है। एक होता है हमारा लीनियर, एक होता है हमारा सरफेस, और तीसरा जो होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा कि चार्ज का क्या होगा ना, बिखर जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखिए इसको हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज किसी लाइन पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे ये हमारा क्या है, एक लाइन है, ठीक है, अगर हम चार्ज को इस लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस तरह से, तो ये जो होता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि आप बोल सकते हो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर इस पे क्या है, टोटल चार्ज अगर Q है और इसकी जो लंबाई है वो अगर L है, तो यहां पे लेम्डा की जो वैल्यू होगा वो Q/L होगा। यही होता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं लैम्डा। लैम्डा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज जो होता है ना वो एक सरफेस पर अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से, जैसे ये हमारा क्या है, एक एरिया है चार्ज का, अगर चार्ज को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसके पूरे सरफेस पर, ठीक है, तो ये क्या होगा, चार्ज जो है ना सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लेते हैं कि इसकी एरिया क्या है, ए है, तो यहां पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोल सकते हैं कि चार्ज स्प्रेड ऑन सरफेस। चार्ज जो है ना सरफेस पे क्या होना, स्प्रेड होना या डिस्ट्रीब्यूट होना। स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम ही टर्म होता है। तो इसको हम अगर मान लेते हैं कि ये ए एरिया पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, तो यहां पे जो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, Q/A होगा। अब पहले आप इन दोनों को नोट कर ले, फिर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। देखिए तीसरा जो होता है ना हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, डेल्टा से। डेल्टा से डिनोट करते हैं, या फिर नहीं डेल्टा नहीं, इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, रो जिसको डेंसिटी को भी रो से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम रो से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है ना कि चार्ज जो है ना किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि जैसे अब हमारा क्या है, ये एक क्यूब है, तो ये क्यूब है ना, तो इस क्यूब के अंदर, या क्यूब से ज्यादा अच्छा है ये स्फीयर, अगर ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, तो इसमें क्या है, चार्ज पूरे में भरा हुआ है इसके अंदर इस तरह से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चार्ज स्प्रेड इन साइड वॉल्यूम। मान लेते हैं कि ये जो है इसका वॉल्यूम जो है V है,
वॉल्यूम इसका V है, और इस पे जो चार्ज हमने डाला है वो Q चार्ज डाला है, टोटल Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो क्या होगा, रो की जो वैल्यू होगी वो Q/V होगा। यही होता है हमारा क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको आई होप कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात समझ में आई होगी, और जो हमने ग्राफ बताया है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।